हाँ भाइयों, तो क्या हाल है। आज हम पढ़ने वाले हैं यूरोप में राष्ट्रवाद का पार्ट नंबर 4। इसके पहले हम पार्ट नंबर 1, 2 और 3 बना चुके हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पार्ट नंबर 1 में हमने पढ़ा था कि फ्रांस में क्रांति किस प्रकार से हुई। पार्ट नंबर 2 में हमने नेपोलियन के बारे में पढ़ा था, यानी नेपोलियन संहिता के बारे में। और पार्ट नंबर 3 में जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था कि यूरोप में नेपोलियन क्यों शासन ज्यादा दिनों तक नहीं कर पाया, लोग क्यों उसका विरोध करने लगे। क्योंकि नेपोलियन जो है यूरोप को पूरी तरीके जीत चुका था, उसके बाद ही उसको लोग वहां से फिर से भगा दिए। पहले लोग वेलकम किए, उसके बाद अपोज करने लगे, मतलब उसका विरोध करने लगे। तो आज हम समझने वाले हैं कुलीन और नया मध्यवर्ग क्या है और उदारवादी राष्ट्रवाद का अर्थ क्या है। उसके पहले मैं बता दूं, इतिहास कोई रटने की चीज नहीं है और इस चैप्टर को आप हल्के में मत लेना। 6 नंबर का एग्जाम में आता है तो समझ सकते हो कितना अच्छा है। और ये एग्जाम जब आपका होगा कंपटीशन का, जब आगे आप पढ़ाई करोगे तो भी ये चैप्टर बहुत काम का आता है। जीके में इससे बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपका जो भारत में राष्ट्रवाद है उससे भी। तो ये 2 चैप्टर आप ध्यान से पढ़ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मैं हमेशा आपको शब्दों पर फोकस करवाता हूं कि आप शब्द तैयार करिए और ऑटोमेटिक हर चीजें याद होती चली जाएंगी। तो आज हम जो समझने वाले हैं उदारवादी राष्ट्रवाद का अर्थ क्या है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखा है 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में राष्ट्रीय एकता के विचारधारा से अधिक जुड़े थे। मतलब जो 19वीं शताब्दी थी, मैं आपको समझा दूं, 19वीं शताब्दी आपकी जो थी ना 1789 ईस्वी में, 18वीं शताब्दी में तो फ्रांस की क्रांति हुई। आप जानते हो नेपोलियन बोनापार्ट, ये सब है ना, फ्रांस की क्रांति हुई। नेपोलियन बोनापार्ट 1815 ईस्वी तक लगभग किए शासन, ठीक है। तो इसके बाद आपको मैं बता दूं कि क्या हुआ कि राष्ट्रीय एकता की विचार ही राष्ट्रवाद का मतलब है कि भाई हमारे राष्ट्र में एक हो जाएं हम सभी लोग, हर जाति धर्म एक हो जाए, सभी लोग एक हो जाएं, यही उसका मतलब समझते थे उदारवादी का मतलब। उदारवादी का मतलब है स्वतंत्रता भी, उदारवादी का मतलब है एकता भी। और जब एक हो जाएंगे तो स्वतंत्रता तभी तो आ पाएगी। तो देख सकते हो एक दूसरे से हर चीजें इंटरकनेक्टेड होती हैं। तो ये आप समझ लो कि जो यहाँ पर था कि भाई उदारवादी का मतलब है कि सभी लोग एक हो जाएं, यानी एकता के विचार प्रस्तुत किए इसने। और क्या किया कि सभी लोग स्वतंत्र हो जाएं। नीचे मैंने लिखा है, देखिए, नए मध्यम वर्ग के लिए उदारवाद का अर्थ व्यक्तियों के लिए स्वतंत्रता। जो नया मध्यम वर्ग आया ये है, ठीक है, नया मध्यम वर्ग, इनके लिए क्या था कि भाई सभी व्यक्तियों के लिए स्वतंत्रता ही उदारवाद का मतलब था। उदारवाद के कई अर्थ हैं, ये आप समझिए बस, ठीक है। तो एकता भी हो सकता है, उदारवाद का मतलब स्वतंत्रता भी हो सकता है, और कानून के समक्ष सभी को समान अधिकार का भी उदारवाद का मतलब हो सकता है। अगर उदारवादी विचारधारा का कोई है, अगर बोले मैं उदारवादी हूं, तो इसका मतलब है कि वो स्वतंत्रता पर ज्यादा ध्यान दे रहा है, मतलब स्वतंत्र प्रकृति के लोग हैं। और उसके बाद वो क्या कर रहा है कि भाई कानून के समक्ष सभी को समानता का अधिकार दे रहा है, व्यक्तियों के लिए स्वतंत्रता हो सभी के लिए, वो इस पर बात करेगा, ठीक है। मतलब उदारवादी एक विचारधारा है यार, ठीक है, और कुछ नहीं है। लिबरलाइजेशन इसको इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। आगे देखिए, तो कानून के समक्ष सभी को समान अधिकार, फ्रांस में मताधिकार। अब देखो मैं आपको बता दूं, फ्रांस में मताधिकार का मतलब मैंने यहाँ पर शॉर्ट में लिखा है। देखिए मैं इसीलिए आपको लिखवाया नहीं हूँ पूरा, मैं क्वेश्चन आपको रटवाने लग जाता, इसीलिए मैं शॉर्ट में लिखा हूँ ताकि आप रटो नहीं, आप समझो बस, ठीक है। नहीं तो तुम लोग क्या करते, क्वेश्चन लिखने लग जाते। इसीलिए मैं शॉर्ट में हर चीजें लिखा है कि फ्रांस में मताधिकार का मतलब क्या था कि अधिक संपत्ति वाले लोग। फ्रांस में एक मतलब था नियम कि वहां पर अधिक संपत्ति वाले लोग ही मतलब मत दे सकते हैं, वोट दे सकते हैं लोग, मतलब राजनीतिक नेता चुन सकते हैं। इससे क्या होगा, अब ये तुम सोचो अपने से कि भाई अगर अधिक संपत्ति वाले जो लोग हैं वही मत देंगे, तो एक प्रकार से जो देश की शासन व्यवस्था है वो किसके हाथ में चली जाएगी, अधिक संपत्ति वाले लोगों के हाथ में। और अधिक संपत्ति वाले लोगों के हाथ में जब जब देश की शासन जाती है, क्रूरता निर्दयता बहुत तेजी से फैलती है। मतलब वो लोग नीचे वर्ग वाले लोगों पर ध्यान नहीं देते, जैसे कि लेबर हो गए, जो मतलब उनसे मजदूरी बनाओ बिगाड़ फिर करवाते हैं। तो ये समझ लो कि फ्रांस में पहले ये व्यवस्था थी, लेकिन नेपोलियन ने इस व्यवस्था को हटा दिया था, ठीक है। तो ये नेपोलियन के पहले मैं बात बता रहा हूं। तो ये अधिक संपत्ति वाले लोगों के मतलब अधिकार था। अब आर्थिक क्षेत्र में क्या मतलब इसका उदारवादी का क्या मतलब है,
ये तो एक कारण मैंने बता दिया, ठीक है। उदारवादी का मतलब ये नहीं था, अधिक संपत्ति वाले लोग ही मतलब वोट कर सकते थे, मत दे सकते थे। उसके बाद आर्थिक क्षेत्र में क्या है कि बाजार की आज़ादी का मतलब भी उदारवाद की विचारधारा से मेल खाता है, और राष्ट्रवाद का मतलब है राष्ट्र की एकता, ठीक है। तो ये है, तो बाजार की आज़ादी हो गई, राज्य द्वारा वस्तुओं एवं पूंजी के आवागमन पर नियंत्रण समाप्त करने के पक्ष पर में, ठीक है, लिख दो। तो मतलब जो उदारवादी विचारधारा वाले लोग थे वो क्या थे कि भाई बाजार की जो है वो आज़ादी हो, मतलब हम कुछ भी बेच सकें। उसके बाद राज्य द्वारा वस्तुओं एवं पूंजी के आवागमन पर नियंत्रण समाप्त कर दिया जाए, वो इस भावना पर। तो एक प्रकार से स्वतंत्रता मान लो बस, क्योंकि स्वतंत्रता होगी तभी तो बाजार की आज़ादी मिल पाएगी और तभी आवागमन पर आज़ादी मिल पाएगी। अभी हम लोग स्वतंत्र हैं, हम कहीं भी जा सकते हैं, किसी के बारे में हम क्रिटिसाइज कर सकते हैं और किसी को भी मतलब उसके पर्सनल चीज़ों से नहीं, बल्कि उसको अगर वो गलत है तो उसके बारे में बोल सकते हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री ही हो। तो उसका स्वतंत्रता यही है। तो स्वतंत्रता का मतलब है हम आजकल कहीं भी जा रहे हैं, घूम रहे हैं, बाजारों में जा रहे हैं ना। लेकिन अगर स्वतंत्र नहीं होते तो क्या होता, हम सरकार के अंडर में चलते कि सरकार बोलती भाई ये खरीदो, बाजार में ये बिकेगा तो बिकेगा, ये नहीं बिकेगा तो नहीं बिकेगा। लेकिन आज क्या है कि भाई संविधान है, बाजार में सरकार रोक नहीं लगा सकती, ठीक है। हाँ, तो ये है, नहीं तो सरकार तो रोक लगा दी। आगे मुद्राओं की संख्या 30 से 2 कर दी। अब देखो मुद्रा पहले बहुत थी, मैंने आपको बताया ना, नेपोलियन ने क्या किया था, सिंगल करेंसी कर दी थी, 30 से 2 करेंसी कर दी थी। मैंने सिंगल आपको बोला था, बाकी एक भी बोल दोगे कोई दिक्कत नहीं है, तो एक ही है। तो क्या है कि भाई 30 मुद्राएं थी। अब सोचो हमारे देश में अगर 30 प्रकार के रुपए चलने लगे, पैसे किसी के पास दूसरा पैसा है तुम नहीं लोगे, तुम्हारे पास दूसरा पैसा है वो नहीं लेगा, उसकी वैल्यू ज़्यादा रहेगी, किसी की कम रहेगी, कितनी दिक्कतें होंगी। तो उस करेंसी को इन्होंने एक किया। जैसे अभी अगर हम देखें कि अगर सभी मुद्राओं का अभी तो अटैच है, $1 70-74 रुपए के बराबर है, लेकिन अगर सभी देश में एक ही मुद्रा चलती तो कितना अच्छा होता। डॉलर, $1 यहाँ भी वही होता, $1 वहाँ भी वही होता। लेकिन आजकल हर देश में देख सकते हो मुद्राएं अलग अलग है, लेकिन हर देश में अलग अलग हैं। हर देश के अंदर बहुत सारी मुद्राएं नहीं है। जैसे हमारे देश में एक ही मुद्रा रुपया है, अमेरिका में एक ही है, डॉलर है, यूएस डॉलर। डॉलर और सारे देशों में भी लगता है, लेकिन यूएस डॉलर उसको बोलते हैं। यूएस डॉलर की वैल्यू जो है 74 अभी इस समय चल रही है। तो देख सकते हो मतलब एक देश में एक मुद्रा। लेकिन अगर सभी मतलब पूरे महाद्वीपों पर अगर बोलो, महाद्वीपों पर एक ही मुद्रा होती तो और भी आसानी होती पैसों को बदलने में। हम कहीं भी जाते हैं आराम से पैसे बदलने की दिक्कत ही नहीं होती, किसी भी देश में जाए। जैसे अभी क्रिप्टो चल रही है, अगर लोग एक्सेप्ट करेंगे क्रिप्टो करेंसी तो अपना माइंड खुला रखो और सामाजिक बातों को अपने दिमाग में जाने दो। इसी का मतलब है इतिहास, ठीक है। सोचो क्या कहां से क्या हो सकता है। तो मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। बाकी अभी इसे बताना है कुलीन और नया मध्य वर्ग क्या है। तो देखो कुलीन वर्ग का मतलब है कि जमीन का मालिक यानी प्रभुत्वशाली वर्ग होता था। जो पहले जो फ्रांस में जमीन का बहुत बड़ा मालिक होता था, यानी लैंड ओनर आप बोल सकते हो, जो जिसके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन होती थी, वो होता था कुलीन वर्ग, उसको लोग बोलते थे, ठीक है। इस समय जैसे हम बोलते हैं संपत्ति वाले लोग, वो गरीब लोग, अमीर लोग, है ना, ये चल रहा है। तो उस समय ये भाषा थी कि कुलीन बोलते थे, बस तो यही है, ठीक है। अधिक संपत्ति वाले लोग ये बोल सकते हो, या प्रभुत्वशाली वर्ग, सामाजिक और राजनैतिक रूप से इसको, ठीक है, सामाजिक और राजनैतिक रूप से, आर्थिक रूप से भी आप बोल सकते हो। बाकी आगे मध्य वर्ग का मतलब क्या है कि भाई श्रमिक वर्ग, मध्य वर्ग मैंने लिख ही दिया, श्रमिक वर्ग, ठीक है, व्यापारी, उद्योगपति एवं सेवा क्षेत्र के लोग, ये क्या लिख दिया, ठीक है। तो मध्य वर्ग में कौन कौन से आते थे, श्रमिक वर्ग, मतलब जो श्रमिक थे, मजदूरी करके अपना मतलब जीवन यापन करते थे वही। और दूसरी बात जो व्यापारी थे, उद्योगपति एवं सेवा क्षेत्र के लोग थे। मतलब एक क्रांति आई थी, औद्योगिक क्रांति, जिससे इन लोगों को फायदा हुआ और ये मध्यम वर्ग वाले लोग बन पाए, श्रमिक लोग वाले वर्ग, है ना। तो ये सारी चीजें हैं। तो थोड़ी थोड़ी सी बातें हैं, आप अगर समझोगे तो आराम समझ लोगे, समझोगे, अगर रटोगे तो भाई फिर हो गया, क्या ही बोले। ये अभी भी अपने देश में भी तो यही वर्ग है भाई, एक अमीर वर्ग है, एक थोड़ा मिडिल क्लास फैमिली की, एक बहुत गरीब वर्ग है। तो अपने देश में भी 3 वैरायटी के लोग ही तो मिलते हैं। एक बहुत अमीर हैं, आप देखोगे, कुछ लोग बहुत ही अमीर हैं, बहुत ही, फिर और कुछ लोग गरीब हैं तो बिल्कुल गरीब हैं। मतलब असमानता है अपने देश में, बहुत ज़्यादा अनइक्वलिटी है, जिससे भी हमारा मतलब देश ग्रो नहीं कर पा रहा है कि भाई कुछ ही लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा है और कुछ लोगों के पास बिल्कुल नहीं है। अब मध्यम वर्ग के पास
अपना जीवन यापन करने बस का है, और कुछ लोग हैं जो भूखे भी मर रहे हैं भाई, बिल्कुल उनके पास पैसे ही नहीं है कि हम क्या खाएं, उनके पास ना ज़मीन है खेती करें। तो ये सारी चीज़ें, तो ये है कुछ अपने देश में अनइक्वलिटी तो है। बाकी आप समझ गए होंगे मुझे आशा है ये पूरा चैप्टर। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। और हाँ, जिसकी भी वीडियो चाहिए कमेंट जरूर कर दिया करो, दोस्तों के पास शेयर कर दिया करो यार। तुम लोग शेयर नहीं करते हो फिर मज़ा नहीं आता है, इतना मेहनत करो और कोई फल ना मिले। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।